मैं सर्वप्रथम भारत की महनीय संस्कृति को प्रणाम करता हूं। भारत की विराट गुरुकुलीय परंपरा को नमन करता हूं। इस भारत की शिक्षा में भारतीयकरण के नवोन्मेष के अवधारक और उसके समर्थ संवाहक पूज्य स्वामी योग ऋषि रामदेव जी को नमन करता हूं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को। यहाँ ज्ञान आलोक के इस मंदिर, इस विद्यालय के पवित्र परिसर को प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित मां शारदा के सभी साधकों को नमन करता हूं। पूज्य स्वामी परमार देव जी का इस धरती पर अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ का अतिथि नहीं हूं, ये मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, इसलिए मैं हमेशा इसे अपने परिवार की तरह मानता रहा हूं। इसलिए आपका मैं एक आतिथ्य के रूप में आपका अभिनंदन करता हूं। माखन जी हमारे सहयोगी रहे हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड में भी इनको मैं साथ रखा कि इस अभियान में आगे बढ़ें, क्योंकि शिक्षा, आप सभी शिक्षाविद हैं, इतना व्यापक विषय है ये, और किसी कालखंड की बहुत ही कम अवधि में इसमें किसी प्रकार के रूपांतरण और परिवर्तन की संभावना भी नहीं होती है। ये एक निरंतर सातत्य प्रक्रिया है, नैरंतर्य की प्रक्रिया है। बीज किस रूप में हमने उसको स्थापित किया है, उसी के अनुरूप वृक्ष खड़ा होता है। उसमें किस प्रकार हमने सिंचन किया है, किस प्रकार से खरपतवार को हटाया है, किस तरह से उसमें हमने अन्य पर्यावरणीय अनुकूलताएं प्रदान की हैं उस बीज को, वही उसको वृक्ष के रूप में एक आकार देता है, उसका प्रकार तय करता है। इसलिए शिक्षा एक बहुत ही व्यापक शब्द है। आप सभी प्रबुद्ध हैं, और मैंने पाया है कि जो ये गाजियाबाद से लेकर के ग्रेटर नोएडा के बीच का क्षेत्र है, एक ऐसे कालखंड में मैं यहां था जब बहुत ही झंझावातों से ये क्षेत्र अचानक गुजरने वाला था, लेकिन मैं कभी सामूहिक रूप से कृतज्ञता ज्ञापित भी नहीं कर पाया। लेकिन आपके माध्यम से मैं जरूर आज वर्षों पुरानी उस कृतज्ञता को भी ज्ञापित करता हूं कि मेरे आह्वान पर यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों ने किसी भी विपरीत परिस्थिति की सारी संभावनाओं को ही मूल से ही नष्ट कर दिया, और वह विवाद बहुत तेजी के साथ सुलझ करके एक सौहार्द के रूप में विकसित हुआ। इसके लिए इस क्षेत्र के लोगों का मैं हमेशा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ऋणी हूं। देखिए, आप सभी जिस विषय को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, उस विषय में आप स्वयं हमेशा चिंतन करते होंगे, और जो भी शिक्षा के इतिहास को भारत के समझते हैं वो जानते हैं कि कैसे जो एक समृद्ध गुरुकुलीय परंपरा थी, जिसके विषय में अभी पूज्य स्वामी परमार्थ जी चर्चा कर रहे थे, 14 विद्याओं और 64 कलाओं का समावेश शिक्षा व्यवस्था थी। ठीक है, उस समय की जो 64 कलाएं थी, कौशल, स्किल जिसको हम कहते हैं, वो 64 स्किल्स जो उस समय की थी, हो सकता है आज के परिवेश में उनमें से बहुत सारे में परिवर्तन की आवश्यकता हो, उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया। लेकिन 14 विद्याएं और 64 कलाएं आज से हजारों वर्ष पूर्व यदि इस विश्व की किसी कोने में, किसी भूखंड में अगर अवधारणा की गई और उसके क्रियान्वयन का एक स्वरूप निर्धारित किया गया, तो ये आर्यवर्त की, भारत के भूखंड पर ही इसका संयोग हो पाया था। और भी संस्कृतियां थी, मैं नहीं कहता हूं कि भारत एकमात्र संस्कृति थी, मैं उस तरह के भावनात्मक अतिरेक में भी कोई बात नहीं कहना चाहता। इसके आसपास की संस्कृतियां थी, सुमेरियन संस्कृति थी, बेबीलोन की संस्कृति थी, मिस्र की संस्कृति थी,
चाइना की संस्कृति थी और ग्रीक और यूनान की संस्कृति थी। लेकिन इन सारी संस्कृतियों के भी जब हम परीक्षण करते हैं, हम नहीं सारे विश्व के इतिहासकार, तो पाते हैं कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ विश्व का ऋग्वेद है। वो भी मानने लगे हैं, भले ही हमारी अवधि को ना मानते हों, लेकिन ये कहने लगे हैं कि ईसा से कम 1,500-2 हजार वर्ष पूर्व, यानी अब से 4,000 से पूर्व लगभग 5,000 वर्ष ऋग्वेद को मानते हैं। यद्यपि हम तो शुद्ध परंपरा से इसको मानव संस्कृति सभ्यता के उद्भव काल से ही मानते हैं और उसको एक अपरिमित कालखंड के रूप में संज्ञायित करते हैं, लेकिन अब सभी मानने लगे हैं। इसलिए प्राचीनतम है कि नहीं, लेकिन प्राचीनतम से एक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति तो भारत की रही है, ये सभी मानते हैं। उसका कारण क्या होता है? किसी भी संस्कृति के लिए आवश्यक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान के जो एक यात्रा होती है, उसको पूरा करने का नाम ही है शिक्षा की पद्धति। जैसी शिक्षा पद्धति जिस देश की होगी, वैसे ही उस समाज का, राष्ट्र का निर्माण होगा। आप अगर चंद्रगुप्त और चाणक्य के एक विमर्श की ओर आपका ध्यान ले जाता हूं। जब धनानंद के पराजित होने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, तो चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से ये कहा कि आप हमारे महामात्य का पद ग्रहण कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एक मार्गदर्शक के रूप में रहने दीजिए। हमें कि किसी राष्ट्र का अभ्युदय के सबसे महान तत्व क्या होते हैं, और पड़ोसी राष्ट्रों से यदि हमें अपने को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए हम मूल्यांकन किस आधार पर करें कि पड़ोसी राष्ट्र हमसे आगे तो नहीं जा रहा है। तो चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से कि आपको क्या लगता है, आप राजा हैं, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि एक कोष होना चाहिए, बड़ा पैसा होना चाहिए, राजकोष भरा पूरा होना चाहिए, और एक बड़ी सेना होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा कि यह तो होना ही चाहिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कुछ है। तो उन्होंने कहा कि आचार्य मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उन्होंने कहा कि ये देखो कि पड़ोसी राष्ट्रों में शिशुओं के शिल्प की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, नई पीढ़ी को गढ़ने की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिस राष्ट्र में जितना उन्नत शैक्षणिक व्यवस्था होती है, वह राष्ट्र उतना उन्नत होता है, उतना महान होता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके ज्ञान और कौशल के सशक्तिकरण की प्रक्रिया निरंतर अग्रगामी होती है, प्रगतिगामी होती है, प्रतिगामी नहीं होती, रिग्रेसिव नहीं होती, प्रोग्रेसिव होती है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना, अगर तुम्हारे राज्य में नए बच्चों के, शिशुओं के गढ़ने की प्रक्रिया उत्कृष्ट होगी, तभी तुम राष्ट्र तुम्हारा पड़ोसी राष्ट्रों से उत्कृष्ट हो पाएगा। ये प्राचीनतम, मैंने एक उदाहरण इसलिए दिया कि ये बहुत सारी हमारी संस्कृतियों का मूल तत्व रहा है। कहीं आधुनिक शिक्षाविदों का मात्र ये गढ़ी गई अवधारणा नहीं है, ये प्राचीन काल से धारणाएं चल रही थी और ये देश हमेशा इसको मानता रहा है। दुर्भाग्य से हमारी जो शिक्षा पद्धति थी 13वीं शताब्दी के बाद मूलतः आक्रांताओं के कारण एक दूसरी तरह की शक्तियों के दबाव में आ गई और उसके पनपने की जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी वो अवरुद्ध हो गई। अंग्रेजों के जमाने में उसका और अधिक सुनियोजित रूप से षड्यंत्र करके उस व्यवस्था को एक दूसरा रूप दे दिया गया। अंग्रेजों के आने से पहले तो कम से कम गुरुकुल हमारे थे, फारसी के विद्यालय भी थे, लेकिन गुरुकुल भी थे समानांतर। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनरो सर्वेक्षण करा करके
रिपोर्ट दिया है, जो डॉक्यूमेंटेड है, कि कोई गांव ऐसा नहीं है मद्रास प्रेसिडेंसी का जहां पर एक समर्थ गुरुकुल ना हो। मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूं। और मैकाले खुद ये मानता है, जो पार्लियामेंट में बहस में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलता है 1834 में, एक्ट से ठीक एक वर्ष पूर्व, तो कहता है कि भारत में कम से कम 2,35,000 ऐसे समर्थ विद्यालय हैं जो युवाओं को, शिशुओं को गढ़ने की एक उत्कृष्ट पद्धति को अपनाते हैं। यदि हमने उनको अनवरत चलने दिया तो भारत को हम बहुत दिनों तक उपनिवेश के रूप में गुलाम नहीं रख सकते, क्योंकि वहां की जो सांस्कृतिक विचारधारा है, जो वैचारिक दर्शन है, वो बहुत ही पुष्ट है। और उसका उदाहरण भी उसको मिल गया था, ऐसे कोई भावना में नहीं बोल रहा था मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स की जो स्थापित हुई, उसमें कॉलब्रुक से लेकर के अनेक जो विद्वानों ने भारत की संस्कृति के विषय में जो पाश्चात्य यूरोप में अनुवाद करके भेजा, उसमें ब्रिटेन के बहुत सारे युवा भारतीय संस्कृति और विचारधारा के प्रशंसक होने लगे थे। उन्हें खतरा होने लगा कि यदि हमारी 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में 300-350 वर्षों के पाश्चात्य यूरोप के दर्शन के सापेक्ष यदि हजारों साल की प्राचीन सुसंस्कृत व्यवस्था के विषय में हमारे युवा जान जाएंगे और समग्र जीवन पद्धति से जुड़ जाएंगे, तो शायद वो हमें हीन समझने लगेंगे और ऐसे किसी राष्ट्र पर बहुत दिनों तक वर्चस्व स्थापित नहीं किया जा सकता जहां की संस्कृति, जहां की सोच, जिसका दर्शन एक महानता के रूप में जाना जाता हो, उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता बहुत दिनों तक। इसलिए आप अगर इतिहास को देखेंगे शिक्षा के, बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूं कि 3 तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान 3 तरह की पद्धतियों की चर्चा हुई थी। एक हेस्टिंग और मिंटो, उन्होंने कहा, वॉरेन हेस्टिंग्स को सभी लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, उनकी मान्यता थी कि भारत को 16वीं शताब्दी के बाद जो वैज्ञानिक प्रगति पाश्चात्य में हुई उसके साथ न पढ़ाया जाए, उन्हें सिर्फ प्राचीन चीजें ही पढ़ाई जाए, ताकि वो आगे की चीजें नहीं जानेंगे तो पिछड़े बने रहेंगे। दूसरे एक विचारधारा थी एल्फिस्टन और मुनरो की। एल्फिस्टन था ब्रिटिश का मुंबई का गवर्नर और मुनरो था मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर। उन दोनों ने कहा नहीं, भारत को संस्कृत और फारसी की जो मूल भाषाएं हैं, जो जिसको बोलते हैं यहां पर जो विद्यालय चल रहे हैं, उन्हीं भाषाओं में पाश्चात्य विज्ञान की प्रगति को भी बताया जाए और इनकी जो मूल दर्शन संस्कृति इतनी महान रही है उसके विषय में भी यथावत करिकुलम और सिलेबस में रखा जाए, पाठ्यक्रमों में उसको हटाया न जाए। तीसरी एक धारा थी चार्ल्स ग्रंट की। वो कहता था कि ये मुनरो और एल्फिस्टन ब्रिटेन विरोधी हैं, क्योंकि ये ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जो पहले से तो समृद्ध था ही ज्ञान में, और जो पाश्चात्य के विज्ञान की जो प्रगति के जो कुछ आयाम है उनके साथ भी अगर स्किल्ड हो जाएगा, कौशल युक्त हो जाएगा, तो ये तो उपनिवेश बनना तो दूर, हो सकता है कि पूरी दुनिया में अपनी व्यवस्था कायम करने में अग्रणी हो जाए। इसलिए चार्ल्स ग्रंट ने कहा कि नहीं, इनको पुरानी संस्कृतियों, पुरानी विचारधारा, पुरानी ज्ञान परंपरा से काटना होगा, उससे जुड़ाव खत्म करना होगा। और दूसरा, इनको जो कुछ पढ़ाया जाए वो अंग्रेजी में पढ़ाया जाए, और जो भी विद्यालयों को मान्यता दी जाए, एफिलिएशन दिए जाएं, वो इंग्लिश भाषा में पढ़ाए जाने वाले ही विद्यालयों को दिए जाएं, और जो पाठ्यक्रम निर्धारित हो उसमें किसी भी रूप में भारत की प्राचीन संस्कृति की महनीयता होनी नहीं चाहिए, बल्कि पाश्चात्य दार्शनिकों से और ब्रिटिश इतिहासकारों से इस प्रकार के शोध कराकर या षड्यंत्रकारी शोधों के आधार पर नैरेटिव गढ़ करके ऐसी कहानियां गढ़ी जाएं, ऐसी धारणाएं गढ़ी जाएं कि भारत तो कभी एक रहा ही नहीं है,
न संस्कृत के रूप में रहा है, न मानव प्रजाति के रूप में रहा है, न पंथ विश्वास के रूप में रहा है, बल्कि यहां तो अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से आए और उन्होंने एकजुट होकर के यहां पर अभी भी कभी नहीं रहे, लड़ते रहे। कभी इथोपिया से निग्रो आ गए, तो कभी सुमेरियन बेबीलोन से, मिस्र से आ गए, जिनको उन्होंने कहा कि ये तो द्रविडियंस थे जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में रहे, जिनको आर्य स्टेपी रीजन से आकर के खदेड़ करके बाहर कर दिए। और कुछ ऐसे आए जो आज हमारे आदिवासी बंधु हैं, मुंडा, संथाल्स, उनको उन्होंने कहा है तो आग्नेय वंश के हैं और ये भी साउथ, जो मध्य एशिया का जो दक्षिणी हिस्सा है उससे है। इस प्रकार उन्होंने घोषित कर दिया कि चाहे आदिवासी हों, चाहे वो दक्षिण भारत के लोग हों, चाहे आर्य, एक शब्दावली प्रयोग किया उन्होंने, कहा कि ये आर्य लोग हैं, जबकि आर्य हमारी भाषा में सभ्य लोगों को आर्य कहा जाता था। वैदिक साहित्य में आर्य का मतलब कोई नस्ल नहीं है, आर्य का मतलब है जो एक समृद्ध सुसंस्कृत व्यक्ति है, उसको आर्य कहा गया। लेकिन उन्होंने उसको नस्ल के रूप में साबित कर दिया और कहा कि आर्यों के आक्रमण से द्रविड़ दक्षिण भाग गए। आदिवासियों, आर्यों और द्रविड़ों के बीच युद्ध, निरंतर कहानियां गढ़ दी बड़ी बड़ी। इस प्रकार से एक ऐसा वातावरण सृजित किया जिसको हम कहते हैं फॉल्ट लाइन क्रिएट्स करना। और हमने मौका भी दिया उन्हें। मौका इसलिए दिया कि छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, सांस्कृतिक रूप से हम एक भले थे, कल्चरल फेस्टिवल, सिंबल्स, ट्रेडिशन में पूरा देश कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तो एक था, कच्छ से लेके बंगाल की खाड़ी तक एक था। लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में जो राज्य बन गए थे बीच बीच में अखंड भारत भी रहा, साउथ ईस्ट एशिया तक रहा, अफगानिस्तान तक रहा, लेकिन बाद में जो छोटे छोटे राज्य न्यस्त स्वार्थों में आ गए थे, उनको उन्होंने बहुत ही आसानी से अपनी ओर मोड़ा। और हमारा जो दर्शन था मूलतः कार्य आधारित सामाजिक वर्गीकरण का, वर्ण व्यवस्था, उसको किस तरह से धीरे धीरे कालांतर में जो विकृतियां कुछ आ गई थी, कास्ट सिस्टम की जो रिजिडिटी आ गई थी, उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशंस आ गए थे, उनको उन्होंने आधार बना करके कहा कि ये जो कमियां देख रहे हो तुम, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये भारत की दर्शन का हिस्सा है। इसलिए तुम्हें अगर मानव के रूप में स्थापित होना है तो तुम्हें पाश्चात्य दर्शन को मानना होगा। तुम्हारे भारतीय ग्रंथों में, तुम्हारे भारतीय दार्शनिक प्रणाली में इसका कोई समाधान नहीं है। यह हमारे युवाओं को 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बता दिया गया। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो आपने पढ़ा होगा मिल स्मिथ की, उसने ऐसे उसमें विष डाल दिए जो कभी भारत आया ही नहीं। भारत का सबसे प्रामाणिक इतिहास उसी की किताब को मानते हैं। और उसने पूरी की पूरी साजिश यही की कि किस तरह से भारत को हम बटा हुआ साबित करके एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होने न दें, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन भी तो दूर, ये आपस में इतने बटे रहे कि हम इनको वैचारिक रूप से भी पंगु बना के उपनिवेश बना लें। उन शिक्षा पद्धतियों के जो ध्वंसावशेष थे, उसके विषय में विरोध उस समय भी हुए। महर्षि दयानंद ने विरोध किया, महर्षि अरविंदो ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, यहां तक कि महात्मा गांधी ने किया। अगर आप धर्मपाल जी की किताब पढ़ें, द ब्यूटीफुल ट्री, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में गांधी की क्या धारणा थी, तो उसमें देखेंगे गांधी बार बार ये कहते रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में भारतीयकरण अगर नहीं होगा और हमारे भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो प्रस्तुत किया जा रहा है, एकता को जो खंडित करने का प्रयास है, इसको हमने अगर इस साजिश को समाप्त नहीं किया तो भारत खड़ा नहीं हो पाएगा भविष्य में भी, और हमेशा एक वैचारिक उपनिवेश बना रहेगा। ये गांधी भी कहते थे। दुर्भाग्य क्या था
कि अधिकांश स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी लोग भी 1835 के मैकाले के एजुकेशन एक्ट के माध्यम से पढ़े हुए विद्यालयों के ही अभिजात्य वर्ग के लोग थे जो नेतृत्व कर रहे थे। तो जो कुछ हमने समझा, जो कुछ हमने देखा, आज भी देखते चले आ रहे हैं, वही पढ़ते हैं, वही हमारे अवचेतन का हिस्सा होता है और हम किसी भी उसके प्रति बदलाव के प्रति सतर्क और सजग होने की बजाय एक स्वाभाविक प्रतिरोध खड़ा होता है, एक नेचुरल रेजिस्टेंस खड़ा होता है किसी भी परिवर्तन के लिए। इसीलिए वो परिवर्तन नहीं हो पाया। महर्षि दयानंद को विष मिल गया, स्वामी विवेकानंद कहते चले गए, लेकिन दुर्भाग्य था कि बहुत कम आयु में ब्रह्मलीन हो गए। पंडित मदन मोहन मालवीय ने छिटपुट प्रयास किए, लेकिन गांधी जी के प्रयास को उनके ही स्वतंत्रता संग्राम के जो अनुयायी थे, साथ में सेनानी, उन्होंने भी संपूर्णता में स्वतंत्रता के बाद भी शैक्षणिक पद्धति में उस प्रकार के समग्र रूपांतरण को ध्यान नहीं दिया। परिवर्तन किए, छोटे छोटे पैबंद लगे, लेकिन जो एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, जो एक पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए था कि शिक्षा व्यवस्था नौकर पैदा करने के लिए नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सामर्थ्य विकसित करने के लिए है, ताकि हर जीवन के क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व पैदा करने के लिए शिक्षा होती है। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। लेकिन ये मैकाले ने उस समय, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को जरूरत थी कम वेतन पर अच्छे पढ़े लिखे लोग जो पाश्चात्य धारणा से बिल्कुल अभिसिंचित हों, वो इस राष्ट्र के संचालन के लिए उनकी एक आवश्यकता थी ब्यूरोक्रेसी के इंस्ट्रूमेंट के रूप में। इसलिए उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया और वो शिक्षा व्यवस्था अभी भी चलती चली आ रही है कमोबेश। उसमें कुछ परिवर्तन हुए कई बार, कोठारी आयोग ने भी कहा स्वतंत्रता के बाद, 1986 का कमीशन भी यही बात कहा, 1999 में भी एक बात उठी बदलाव की, बाद में फिर 2020 में नई शिक्षा नीति आती है और 2023 के सितंबर अक्टूबर में उसका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आता है, लेकिन उस पर भी अभी पूरी तरह से कोई भी पहल कदम सार्थक रूप से नहीं उठ पाया है। इसी बीच में पूज्य स्वामी रामदेव जी विगत 1.5 दशक से भारत सरकार के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, और अकेले स्वामी रामदेव नहीं, जो स्वामी रामदेव जी कह रहे थे वो अपनी संकल्पना के अलावा भारत के सभी ऋषि चेतना के जितने भी विद्वान थे, जो भारत प्रेमी, भारत बोध से भारत को खड़ा करने के पक्षधर थे, उन सबकी आवाज थी। लेकिन उसको कोई एक स्वर देने वाला चाहिए था। जितने भी संत हैं भारत के, मैं तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यभार को देखने के बाद मैं दक्षिण भारत के अनेक प्रमुख संतों से मिला, उत्तर भारत के सभी प्रमुख संतों से मिला, विभिन्न धाराओं के संतों से मिला, बौद्ध धर्म के लोगों से भी मिला, जैन धर्म के लोगों से भी मिला, वैष्णव के भी लोगों से मिला, शैव परंपरा के लोगों से भी मिला, शंकराचार्यों से भी मिला, लिंगायत प्रमुखों से मिला, नाथ संप्रदाय के लोगों से मिला। सबका एक सम्मिलित स्वर था कि भारत बोध के साथ ही शिशुओं को खड़ा होना पड़ेगा यदि भारत को भारत के रूप में आगे भी यथावत रखना है। स्वाभाविक रूप से आज के आधुनिक विज्ञान और आधुनिक दक्षताओं से वंचित करके नहीं। आज का जो आधुनिक सामर्थ्य है 16वीं शताब्दी के बाद उपजे हुए टेक्नोलॉजी का जो एक नया स्वरूप है, इसके साथ अगर हम कदम ताल नहीं करेंगे, उसके सामर्थ्य के साथ नहीं जुड़ेंगे, उसके स्किल का प्रयोग नहीं करेंगे, कौशल नहीं जुटा पाएंगे, तो भी हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन उस कौशल का, उस विज्ञान का, उस तकनीक का हम उपयोग कैसे करेंगे, यह मूल्यबोध भारतीय मूल्यबोध से अभिसंचित होना चाहिए। और ये सिर्फ भारत की आवश्यकता नहीं है, ये पूरे विश्व की जरूरत है। क्यों है? बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूं। पूरी दुनिया
आज त्रस्त है, सबसे बड़ी समस्या क्या है उसकी? क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, संपोषकीयता, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ा है। वर्तमान जो विकास का क्रम है उसके सामने एक भस्मासुर की तरह खड़ी है समस्या है। और दूसरी समस्या है आर्थिक विषमता। पूरी दुनिया के 90% संसाधनों पर मात्र 5% लोगों का अधिकार है। 90% संसाधनों पर सिर्फ 5% लोगों का अधिकार है। भारत में भी लगभग 95% अर्थव्यवस्था के जो संसाधन हैं, जो मानक गिने जाते हैं, उस पर मात्र 10% लोगों का कब्जा है। प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा अंतराल दिखाई पड़ता है। उसका कारण क्या है? कि हमने टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का उपयोग किस मूल्यबोध के साथ किया है? Which are the values which are driving the application of science and technology in the world? एक फंडामेंटल क्वेश्चन है लोगों के सामने। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, आईटी और आईएम में भी गया, रिटायरमेंट होने के बाद मैं लगातार किसी न किसी संस्थानों में जाता हूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन वैल्यूज एंड वेस्टर्न वैल्यूज? व्हाई वी शुड बी इम्बाइब्ड विद द इंडियन वैल्यूज? There is a very basic fundamental question amongst the youth mind. मैं उनसे कहता हूं कि एक पंक्ति में तुम्हें समझा रहा हूं। भारत के जो मूल्यबोध हैं वो पृथ्वी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सभी घटकों को, प्रकृति के सभी अवयवों को, ब्रह्मांड के सभी अवयवों को माता और पिता के रूप में मानते हैं। हमारी वैदिक ऋचाएं बार बार कहती हैं, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। द्वय को हम पिता कहते हैं, प्रकृति के समस्त घटकों को हम देवता कहते हैं, देवत्व का आरोपण करते हैं।